घोरपड़े। जी सर। ये लड़के? हाँ सर। लेके आने अंदर। चला, सीधे लाइन में खड़े रहने का। हाँ, मिरर में देखो सामने। सबको ले आए हैं यहाँ पे। अब ये केस तुम्हारे हाथों में है। बस गुनहगारों को पहचान लो एक बार। डोंट वरी, वो लोग तुम्हें नहीं पहचान सकते, देख भी नहीं सकते। उस तरफ आईना है। डरो मत, पहचानो कौन थे वो लोग। जल्दी दूसरे कमरे में लेके जाओ। अब देखिए हमारे बच्चे की क्या हालत हो रही है। चल बेटा, चल चल कर चल। मिल गई आपकी आत्मा को ठंडक। अरे हमारी बच्ची को परेशान करना बंद कीजिए, माफ कीजिए। हमारी मती मारी गई थी जो हमने आपकी बात सुन ली। हम इस शो में अक्सर दिल दहला देने वाले गुनाह, गुनहगार और न्याय के लिए लड़ने वालों की बातें करते हैं, लेकिन इन्हीं सब के बीच पलती हैं कुछ ऐसी कहानियां जो समाज के उन पीड़ितों की होती हैं जो खुद गुनाह का शिकार होने से तो बच जाते हैं, लेकिन जाने अनजाने एक हादसे के चश्मदीद गवाह बन जाते हैं। ऐसी एक घटना इंसान के दिलो दिमाग पर क्या असर डालती है, ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। हमारी आज की कहानी है मुंबई के डोंबिवली इलाके में रहने वाली 19 वर्षीय सिमी की, जो अनजाने ही एक खौफनाक हादसे की साक्षी बन गई। वहाँ कुछ नहीं बेटा। सिमी, कुछ नहीं है वहाँ पे। हाँ देख देख, हमारा घर आ गया है। चल चल बेटा, घर चल। सिमी बेटा, अब कैसी है ये? कैसी होगी भाभी? आप तो जानती हैं बेचारी को कितना सहना पड़ा। मैं समझ सकती हूँ बेचारी। मैं तो कहती हूँ इसे आप घर में ही रखिए, बाहर निकलेगी तो खामखा परेशानी हो जाएगी। मगर ये बात कोई पुलिस वालों को और मिसेस बासु को समझाए। हाँ। तभी तो हमारी बच्ची घर में आराम कर पाएगी। पता नहीं क्यों पीछे हाथ धो के पड़ गए। चलो बेटा। अच्छा भाभी। मिसेस बासु से दूर रहो, कोई भी बात करने की जरूरत नहीं। सिमी, तुम्हें रात को नींद कैसे आती है? सो पाती हो तुम? हाँ सिमी, सिमी तुम अंदर चलो। चलो बेटा, आप चलिए अंदर। सिमी देख, मैंने आज गाजर का हलवा बनाया है, तेरा फेवरेट है ना? आज तो भाई मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से खिलाऊंगा। लाओ। बस सिमी, कुछ नहीं है। सिमी, सिमी क्या हुआ बेटा? क्या हो गया तुझे? हाँ? क्या हुआ बेटा? बता, कोई बुरा सपना देखा बेटा ने? डरते नहीं है? देखो, तुम्हें ये सब भूलना होगा, अपने दिमाग से निकालना होगा बेटा, और दूसरी चीजों में ध्यान लगाना होगा। सुनिए जी, हम इसका कॉलेज शुरू कराते हैं फिर से। सही कह रही हो तुम सिमी बेटा।
तुम्हारे नए सेमेस्टर के एग्जाम भी तो शुरू होने वाले हैं। ऐसा करते हैं, हम लोग कल कॉलेज चलते हैं और वहां से एग्जाम के फॉर्म लेके आते, ठीक है? हाँ, ये ठीक रहेगा। अब आप सो जाइए। चल सिमी, तू यहाँ सो जा, मैं तेरे साथ सो जाती हूँ। हाँ, मैं हूँ ना। हाँ, चल सो जा, चल। लाइट ऑफ कर दीजिए। चल। सुनिए, मैं सोच रही थी कि सिमी की हालत तो आप जानते ही हैं। भीड़ देख के उसे कुछ होने लगता है। कहीं उसे कॉलेज ले जाकर उनको गलती तो नहीं कर रहे हैं ना? अरे मैं जानता हूँ रजनी, मगर हमें कुछ तो करना ही होगा। अकेले घर में रहते रहते वो घुटती जा रही है। जैसा सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, यही कोशिश कर रहे हैं हम लोग। देखते हैं। अच्छा देखो, वो तैयार हो गई कि नहीं? हाँ, आप कब दीजिए। मैं ऑटो लेकर आता हूँ। क्या हुआ बेटा? गर्मी में है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? चलो सिमी, डरते नहीं। चल बेटा। तुम यही लाइन में लग जाओ, हम लोग यहीं पे, ठीक है? शाबाश। यहीं पे है सिमी। हाँ, जिसको अरे भाई थोड़ा आगे बढ़ो। अरे थोड़ा आगे बढ़ो। क्या हुआ तुम्हें? अरे सिमी एक कत्ल की चश्मदीद गवाह थी। इस भयानक हादसे ने उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर किया था कि वो अब हर किसी से डरने लगी थी, यहां तक कि अपने साए से भी। हम में से ज्यादातर लोग कोई भी जुर्म होते हुए देखने से इसलिए बचते हैं कि कल हमें उसका विटनेस या गवाह ना बनना पड़े। खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते हैं, नजरें चुरा लेते हैं। लेकिन सिमी ना चाहते हुए भी एक लड़के के कत्ल की साक्षी बन चुकी थी। लेकिन आखिर ये लड़का कौन था और उसका कत्ल क्यों हुआ? नशा देवदत्त, आपसे कोई जरूरी बात करनी है। अरे सिमी, तुम रो क्यों रही हो? ठीक तो हो ना? मिसेस बासु, आप प्लीज मेरी बच्ची से दूर रहिए। चल सिमी, चल बेटा चल। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी इंस्पेक्टर। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझे? आइए अंदर चल के बात करते हैं। चल के आराम कर। हाँ, अच्छा।
देखिए, आपको सिमी को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन लेके आना होगा। ये सब क्या हो रहा है मिसेस बासु? आपने एक बार कहा था, हम लोग एक बार आ गए, फिर दोबारा किस लिए? सिमी इस घटना की प्राइम विटनेस है और इन्वेस्टिगेशन में उसकी स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आई एम सॉरी, लेकिन आपको उसे पुलिस स्टेशन लेके आना ही होगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उस दिन जो पुलिस स्टेशन में हुआ मेरी बच्ची के साथ, उसके बाद। मैम प्लीज, हमें जो करना है वो करना ही है। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप सिमी को जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन लेके आइए। मेरी बेटी कहीं नहीं जाए। कैसे नहीं जाएगी? एक लड़के का खून हुआ है और आपकी बेटी उसकी चश्मदीद गवाह है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि अगर इस देश का हर नागरिक ऐसे अपराधियों को पकड़वाने के लिए पीछे हटता रहेगा तो इस देश का क्या होगा। और वैसे भी अगर उस दिन उस लड़के की जगह आपकी खुद की बेटी होती तो आप क्या करते? देखिए, आपका काम आप जाने, मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, न देश न दुनिया। देखिए, आज एक कदम उठाकर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि कल दोबारा वो कातिल फिर किसी का खून करेंगे और उसके जिम्मेवार आप होंगे। आप। जिस लड़के ने सिमी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उसके साथ ऐसा मत कीजिए। मेरे बेटे को इंसाफ दिलाने में प्लीज मेरी मदद कीजिए। देखिए मिसेस बासु, मैं इससे ज्यादा आपको कोऑपरेट नहीं कर सकता। अरे इस हादसे की वजह से अभी तक मेरी बेटी संभल नहीं पाई है। प्लीज मुझे माफ और जाइए यहाँ से। ऐसा मत कीजिए। आइए मिसेस बासु, प्लीज। सिमी, तुम सुन रही हो ना? वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, उसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दी। सिमी, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्लीज मेरी मदद करो। सिमी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। सिमी, मेरी बात सुनो। सिमी, प्लीज। उस रात की दहशत को याद कर करके सिमी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। ऐसी भयानक वारदात को भूलना आसान नहीं होता है और उसे भूलना कोई उपाय भी नहीं है। सिमी के माता पिता शायद उसके लिए गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका तरीका गलत था। उसे लड़ने के लिए ताकत देने के बजाय वो उसे बचा रहे थे और इसके परिणाम स्वरूप वो और कमजोर पड़ती जा रही थी। दोस्तों, जुर्म करना जितना गलत है, जुर्म सहना भी उतना ही बड़ा पाप है। मिसेस बासु के लिए सिमी अपने बेटे के कातिलों को सजा दिलाने की इकलौती उम्मीद थी, लेकिन कोई उनका साथ नहीं दे रहा था। फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं थी। सिमी की गवाही बहुत जरूरी है मिसेस बासु। देखिए, वो इस केस की इकलौती विटनेस है। उसके बिना कातिलों को पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। जानती हूँ इंस्पेक्टर साहब, लेकिन सिमी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी मौत और अपने दोस्त का खून होते हुए देखा है। लेकिन आपके बेटे को न्याय दिलाने के लिए हमें सिमी की बहुत जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं? सिमी की नाजुक हालत में वो कोई चांस लेना ही नहीं चाहते। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें सिमी के माँ बाप को कन्विंस करना चाहिए कि वो उसे किसी एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाए, ताकि वो सदमे से बाहर निकले। तभी शायद कुछ हो सकता है। मिस्टर देवदत्त। देखिए मिसेस बासु, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं उसकी भलाई के लिए कह रही हूँ, उसे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। मेरी फैमिली मैटर में इंटरफेयर करना बंद कीजिए, वरना ठीक नहीं होगा। रजनी, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। मुझे आपसे कोई बात नहीं। रजनी, मेरी बात को गलत मत समझना। सिमी को इस सदमे से बाहर निकलने के लिए अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ। साइकियाट्रिस्ट? मिसेस बासु, आप हमारी जिंदगी से निकल जाएंगी ना, तो मेरी बच्ची की तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। देखिए, हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं और प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए हमारे हाल पे। सिमी, दरवाजा खोल बेटा। सिमी, दरवाजा खोल प्लीज। क्या हुआ? मिसेस बासु, आप प्लीज दूर रहिए। सिमी, सिमी प्लीज दरवाजा खोल। सिमी, आपके घर की डुप्लीकेट की मेरे पास था, ये लीजिए, इससे खोलिए जल्दी से। सिमी, अब खतरे की कोई बात नहीं है, आप चिंता ना करें। थैंक यू डॉक्टर। चलो देवदत्त।
देवदत्त तो बिल्कुल चिंता मत कर। अरे सिमी अब बिल्कुल खतरे से बाहर है। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। तूने सिमी का घर आकर इलाज किया। एक्चुअली हम किसी पुलिस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो सिमी ने अपना हाथ काट लिया? अरे मैं बताती हूँ। इनकी बेटी सिमी को मेरे साथ देने के लिए तैयार नहीं। देख देवदत्त, सिमी बहुत बड़े डिप्रेशन में है और मिसेस बसु बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको उसके इलाज के लिए किसी साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए ताकि उसका इलाज सही ढंग से हो सके। और उसके आगे उसकी सारी जिंदगी पड़ी है, तो उसकी जिंदगी का सवाल है देवदत्त। ठीक है। क्यों मारना चाहती हो अपने आप को? क्योंकि मैं नहीं जीना चाहती। तो क्यों सिमी, क्यों नहीं जीना चाहती? मुझे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, नहीं करते। इन पिक्चर्स को देखो। इंस्पेक्टर रोकिए सब, बस। जानवी जी बहुत जानी मानी साइकेट्रिस्ट है, कुछ नहीं होगा सिमी को, भरोसा रखिए आप। आगे देखिए। 13 बार इसके पेट में चाकू घोंपा गया था। घाव देख के तो ऐसा लगता है कि दर्द के मारे चौथी या 5वीं बार में ही इसने दम तोड़ दिया होगा। पर उन खूनी की हैवानियत देखो, वो फिर भी मारते रहे। देखो सिमी, देखो। देखो। ठीक है, हम इसकी बात नहीं करते। दीप के बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छा दोस्त था ना तुम्हारा? तो उसके बारे में कुछ बताओगी? दीप मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। 6 साल से जानती थी मैं उसे। पता है, पहली बार साइकिल चलाना भी दीप ने मुझे सिखाया था। एक बार तो सिखाते सिखाते वो खुद ही साइकिल से गिर गया था। कई बार उसने मेरी हेल्प की। मेरा सबसे अच्छा दोस्त था वो। तो सिमी, अपने बेस्ट फ्रेंड की खूनी को पकड़वाने में तुम पुलिस की हेल्प नहीं करोगी? नहीं नहीं, वरना वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। अगर मरने से इतना डर लगता है तो अपनी जान लेने की कोशिश क्यों करती हो? ताकि मैं उस दर्दनाक मौत से बच सकूं। आज भी याद है मुझे, दीप की चीखें आज भी सुनाई देती है मुझे। उसे बहुत दर्द हो रहा था, पूरी तरह खून में लथपथ था, वो तड़प रहा था। पर ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि वो लोग तुम्हें मारेंगे? मैंने देखा है उन लोगों को। कल भी वो लोग मेरी सोसाइटी के बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे। मार डालेंगे वो लोग, मुझे मार डालेंगे। पापा चाहते कि मैं ये सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन कैसे भूल जाऊं? नहीं भूल सकती मैं ये सब कुछ। मुझे रोज रात को डरावने सपने आते हैं कि वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे और मार डालेंगे। कोई नहीं मार सकता। पुलिस स्टेशन में हो, यू आर सेफ सिमी। इस डर से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। एक बार, सिर्फ एक बार उन लड़कों को पहचान लो। वो अक्सर हमारे गेट के बाहर खड़े रहते थे। जोर जोर से हंसना, लड़कियों को छेड़ना, मजाक करना,
ये सब करते थे। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था तब यार आप लोग बहुत नाटक बढ़ गए आप लोग के। समझते नहीं, एक तो रेज बढ़ गए ऑटो के। अजी सुनिए तो, रुकिए तो, अरे सुनिए तो, अरे गिरा देगा क्या? देखते ही देखते ही उनकी रोज की आदत बन चुकी थी। सोसाइटी के बाहर खड़े रहते और घर से निकलना ही मुश्किल हो गया था मेरे लिए। और इसके बारे में मैं किसी से बता भी नहीं सकती थी, बात भी नहीं कर पाती थी। पापा से कहती तो वो उल्टा मुझे ही डांट देते थे और मेरा घर से बाहर निकलना बंद करवा देते। और माँ से कहती तो वो कहती अवॉइड करो, चुप हो जाएंगे। लेकिन वो लोग चुप रहने वालों में से नहीं थे। कितना हुआ? 32 रुपया हुआ। मैडम छुट्टा दीजिए, मेरे पास छुट्टा नहीं है। अरे भैया, अब इतनी रात को कहाँ से मैं 500 का छुट्टा लाऊं? ले लो ना। कितना चाहिए? 32 रुपया। हाय। थैंक यू। चल मैं तुझे पैसे दूँ। नहीं, आज मैं बहुत बिजी हूँ, कल ले लूंगा प्लीज। अच्छा। मुझे कहीं काम पे जाना है इसलिए बोलता हूँ। अच्छा बता कि तेरा काम कैसे चल रहा है? काम करके इतना कमा लेता हूँ कि ट्यूशन की फीस दे सकूँ और कुछ घर के काम में भी हाथ बटा सकूँ। अब तुम तो जानती हो कि मम्मी को अकेले घर का खर्चा चलाने में कितनी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मुझे भी काम करना पड़ता है। I understand, it's okay. अच्छा सुन, मैं तुझे कल पक्का फोन करती हूँ, ओके? लेकिन मेरा तो नंबर ही चेंज हो चुका है। तूने मुझे बताया भी नहीं। दे यार तेरा नया नंबर। हाँ क्या है? 089। अरे भाई इतने प्यार से कभी हमसे भी नंबर मांग लिया करो। बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो लोग ने उसे मार डाला उसे। और वो भी मेरी वजह से उसकी जान चली गई। रो मत सिमी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मत रो। वेल डन सिमी, और तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? जो काम कोई नहीं कर सका वो कम से कम तुमने करने की कोशिश तो की। तुमने एटलीस्ट दीप को बचाने की कोशिश तो की। फिर मैंने उन लड़कों को दोबारा नहीं देखा, सोसाइटी के आसपास भी नहीं दिखे मुझे वो लोग। लेकिन अभी फिर से मुझे वो लड़के दिखे इंस्पेक्टर। मैंने देखा उन्हें वापस। ना पकड़े जाने की खुशी ने उन्हें हौसला दिया होगा। उन्होंने सोचा होगा अब तुम उंगली तो उठाओगे नहीं, तो लौट आए। सिमी, हमें तुम्हारी एक और मदद की जरूरत है। तुम उन लड़कों को पहचानने में हमारी मदद करो प्लीज। हमारे स्केच आर्टिस्ट के साथ में उन लड़कों के स्केच बनवा दो। थैंक्स तो मुझे आपको बोलना चाहिए मिसेस बासु। ऐसा लगता है जैसे मेरी पहली वाली बेटी मुझे वापस मिल गई। सच में, और हम तो आपको पता नहीं क्या समझे बैठे थे, और उस दिन परेशानी में तो पता नहीं क्या क्या मैंने आपको बोल दिया। मम्मी एक मिनट। सर एक मिनट।
सिमी का आत्मविश्वास लौट आया था। पुलिस की मदद, जानवी की उम्मीद और मिसेस बासु की कोशिशों ने आखिरकार उसे अन्याय का विरोध करने का साहस दिया। क्या आपने कभी सोचा है कितनी बार ऐसा होता है कि हम ऐसी परिस्थितियों से भागने के बजाय खड़े होकर उनका सामना करते हैं? देर से ही सही, पर सिमी ने लड़ने का फैसला किया। अब दीप तो वापस नहीं आ सकता था, लेकिन कम से कम उसके हत्यारों को उनके सही अंजाम तक पहुंचाया जा सकता था। स्केच बनते ही पुलिस ने जोरों शोरों से अपराधियों की तलाश शुरू कर दी। कत्ल हुआ उस दिन ड्यूटी पे तो ही था? जी सर। जानता है इसे? नहीं सर। लड़की ने मदद के लिए आवाज मारी और तेरे पैर नहीं हिले। सिक्योरिटी गार्ड का मतलब समझता है तू? अभी जल्दी से बक, नहीं तो अंदर लेता हूँ तुझे। कुछ लड़के यहाँ पे आवारा से घूमते रहते हैं सर, वो बाजू की बस्ती में रहते हैं यहाँ पे। चल लिया। स्केच के आधार पर पुलिस उन लड़कों के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन खतरे का आभास होते ही आरोपी लड़कों के घर वालों ने उन्हें सबकी नजरों से दूर कहीं छुपा दिया था। क्या हुआ साहब? नितिन का घर यही है? जी हाँ साहब। बुलाओ उसे। साहब वो यहाँ नहीं है, वो अपनी दादी के पास गया गांव। जैसे ही वापस आता है भेजो उसे थाने। लेकिन साहब हुआ क्या है? सब पता चल जाएगा तुम्हें। जी आप लोग? हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है साहब। हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, छोटा मोटा काम करके अपना घर चलाते हैं। आपकी बेटी के इल्ज़ाम से हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, बच्चे मासूम हैं, नादान। आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए साहब। देखिए इन सब क्या गलती थी मेरे दोस्त कि आपके बच्चों ने उसे इतनी बेरहमी से मार डाला? क्या गलती थी मेरी कि मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया था उन लोगों ने? बोलिए, बताइए। नितिन मेरा बेटा है, मुझे मालूम है वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। क्या तुमने उसे छुरा चलाते हुए देखा था? देखने या ना देखने से जुर्म कम या ज्यादा नहीं हो जाता। और रही बात आपके बेटे की, तो हाँ देखा था मैंने। देखा था नितिन को दीप का कत्ल करते हुए। जरूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन जाके खुद उनकी पहचान करवाऊंगी मैं। सुना आपने? मैं कोई कंप्लेंट वापस नहीं लेने वाली। लड़की आपकी भी है। हम तो चाह रहे थे बातचीत करके मामला सलटा लें, लेकिन आप लोग इस तरीके से मानने वाले नहीं हैं। कल को कुछ भी हो सकता है। क्या कर लेंगे आप? हम यहीं रहते हैं और यहीं रहेंगे। आपको जो करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि ना हम आपसे डरते हैं ना आपके बच्चों से। समझे आप? देख लीजिएगा। निकलिए यहाँ से जल्दी। देख लेना आप तुम। हमारे घर में आके हमें को धमका रहे। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। रजनी, तुम घर चलो, मैं सिमी को छोड़ के आता हूँ। आ जाइए। अरे नहीं पापा, इट्स ओके, मैं अपने आप चली जाऊंगी। क्या? सच? घबराइए मत पापा, अब आपकी बेटी कमजोर नहीं पड़ेगी। ठीक है, चल।
हेलो हेलो इंस्पेक्टर। बहुत हो गया तेरा भागना तो। सोन इधर। नहीं डरती मैं तुम लोगों से। समझो तुम लोग किसी को भी मार डालोगे, किसी को भी पीटोगे। चलो इन्हें। आ जाओ। शेरनी है शेरनी, हम सबको तेरे ऊपर गर्व है। आंटी आंटी आई एम वेरी सॉरी। नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। चल सिमी घर चलो। हाँ थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे जुर्म के खिलाफ एक दीप खड़ा होता है। अगर हम सब साथ खड़े हों तो ऐसे शर्मनाक जुर्म कभी हमारे समाज का हिस्सा बने ही नहीं। ज्यादातर लड़कियां अपने साथ हुई छेड़छाड़ को अनदेखा कर देती हैं। आखिर क्यों? क्यों सहने को लड़ने से ज्यादा आसान समझा जाता है? दोस्तों, छेड़छाड़ कानूनन अपराध है और इसके लिए जुर्माना या सजा या फिर दोनों किए जा सकते हैं। अगर आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा हो रहा है तो आपके पास आवाज उठाने की देर है और पुलिस आपकी पूरी मदद करेगी, जैसे वो आज सिमी की मदद कर रही थी। पूछताछ, जांच पड़ताल, पुलिस और कोर्ट कचहरी के डर से कई लोग बिना आवाज उठाए चुपचाप जुर्म सहन कर लेते हैं और बाकी आरोपियों के डर से चुप हो जाते हैं। लड़ाई या बदलाव लाने का मनोबल आसानी से नहीं आता है। दीप को अपनी जान गंवानी पड़ी और सिमी को साइकाइट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ी। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सब उस दिन नहीं रुकता तो और न जाने कितने साल कितनी ही लड़कियां उन रास्तों पर चलने से डरती। आज औरतों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए कई मोबाइल एप्लीकेशंस भी लॉन्च हुई हैं। इनसे मुसीबत के वक्त मोबाइल का एक बटन दबाते ही आपके नजदीकी सहायता केंद्र या पुलिस स्टेशन से आपकी लोकेशन ढूंढकर आप तक मदद पहुंचाई जा सकती है। वरना आप अपनी शिकायत इन फोन नंबर्स पर भी दर्ज करा सकते हैं, 1091 या 1291। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।